अस्पताल पर जो आईडीएफ का हमला हुआ है, इसको लेकर आपको जानकारी पहले देते हैं। दरअसल गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल से अटैक किया गया। अस्पताल के ऊपर गिरी है आईडीएफ की 2 मिसाइलें। हमले में अस्पताल का इमरजेंसी विभाग पूरी तरह से तबाह हो गया। अस्पताल के दूसरे हिस्सों को भी भारी नुकसान पहुंचा। हमले के तुरंत बाद मरीजों और स्टाफ को निकाला गया है। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट हम आपको दे रहे हैं। यूक्रेन युद्ध से आगे की योजना बना रहा है रूस। एक यूरोपीय विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है, भविष्य के लिए वेपन जमा कर रहा है रूस। एक रिपोर्ट के हवाले से यह बहुत बड़ा दावा सामने आया है। तो यूरोप से अब युद्ध की तैयारी में है रूस। क्या तैयारियां हो रही है आप समझिए। क्रूज मिसाइलें, 1200 क्रूज मिसाइलें हर साल तैयार की जा रही है रूस की तरफ से। जो जानकारी सामने आ रही है, देखिए ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके पूरी जानकारी। बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करें, हर साल 400 बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन हो रहा है। शाहे ड्रोन की बात करें, 6000 हर साल शाहे ड्रोन बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए 10,000 डिकॉय ड्रोन हर साल बनाए जा रहे हैं। तो क्या ये सब चल रहा है, क्या तैयारी चल रही है? नेटो से टकराव की ये बड़ी तैयारी है। यूरोप यूएस पर दबाव की कोशिश भी है। पूरे यूरोप में अपने प्रभाव को बढ़ाने का एजेंडा साफ नजर आ रहा है। और देखें, इन सब के बीच एक और बड़ी खबर। पहली बार नेटो के मिशन में स्वीडन, पोलैंड के बेस पर स्वीडन के फाइटर जेट नेटो के एयर पेट्रोलिंग मिशन में शामिल हुआ है। स्वीडन, पोलैंड, स्वीडन दोनों नेटो सदस्य देश हैं। और पहली बार आपको बता दें कि जो स्वीडन है वो इस तरह से नेटो के मिशन में, एक्सरसाइज में शामिल हुआ। तो स्वीडन का पहला नेटो मिशन रूस के खिलाफ ये बड़ी तैयारी है क्या? पहली बार नेटो के बॉर्डर में पेट्रोलिंग, जी हां, और इसमें स्वीडन के JAS-39 ग्रिपेन फाइटर जेट शामिल हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी खबर है। 6 ग्रिपेन विमान पोलैंड के मालबोक एयर बेस पर उतरे। देखिए, आप मार्च 2024 से नेटो सदस्य स्वीडन अभी तक मिशन से दूर था। यही वजह है कि मार्च 2024 में जब ये बना नेटो सदस्य, उसके बाद पहली बार इस एक्सरसाइज में शामिल हुआ। मायने आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटो में सक्रिय योगदान निभाना चाहता है स्वीडन। रूस के खिलाफ मजबूत रुख है, पोलैंड से गहरे रिश्ते की झलक है और पूर्वी यूरोप में मजबूत हवाई निगरानी, ये मायने हैं इसके। और देखिए, JAS-39 ग्रिपेन फाइटर जेट, इसकी गति की बात करें 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भरने में सक्षम है, जिसको इस वक्त लगाया गया। यहां पर रेंज की बात करें, 2000 मील इसकी रेंज बताई जा रही है। और देखिए, हथियार आखिर क्या क्या लोड हो सकते हैं इसमें। 27 mm तोप, मिसाइलें और बम लेकर बाकायदा ये जो फाइटर जेट है वो दुश्मन के खिलाफ प्रहार कर सकता है। कितनी ऊंचाई पर यह जा सकता है? 50,000 फीट की ऊंचाई पर यह जा सकता है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, सीधा सवाल आपसे यह है, ये वॉर एक्सरसाइज, स्वीडन का शामिल होना, नेटो की तैयारियां, रूस की तैयारियां क्या बता रही है? जो जर्मन इंटेलिजेंस की तरफ से आगाह किया गया था कि आने वाले कुछ सालों में नेटो वर्सेस रूस संभव है, क्या उसी तरफ हालात रुख करते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए करुणा जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो आज की डेट में युद्ध भूमि में दिख रहा है उससे कहीं बड़े लेवल पे आज की डेट में तैयारी चल रही है। रशिया से अगर कोई थ्रेटन महसूस करता है तो वो सारे यूरोपियन नेशन, स्पेशली जो नाटो के सदस्य हैं, वो अपने आप को थ्रेटन महसूस कर रहे हैं। अगर इसको आप कल्चरली डिवाइड करके देखें तो रशियन अपने आप को अलग मानते हैं और बाकी यूरोप एक जैसा दिखता है। और 2 यूरोपियन बड़े नेशन, रशिया और यूक्रेन, युद्ध भूमि में है। तो कहीं ना कहीं यूरोप अपने आप को थ्रेटन महसूस कर रहा है और मार्जिनलाइज करना चाहता है रशिया को, क्योंकि रशिया आज की डेट में जिस तरीके की तैयारी कर रहा है, जिस तरीके का आर्सेनल उसके पास है, जिस तरीके का उसकी ज्योग्राफी है, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि वो यूरोप पे डोमिनेशन की बात है। जब तक यूरोप के नेशन अमेरिका के नाटो की एड पे जिंदा थे, तब तक तो ये स्थिति बनी हुई थी। जैसे अमेरिका ने नाटो से अपने हाथ विड्रॉ करने की कोशिश की या उसमें कट करने की कोशिश की, एक छटपटाहट सी महसूस हो रही है। लिहाजा के सारे देश एकजुटता दिखा रहे हैं रशिया के अगेंस्ट आके, जिससे कि वो एक कंसोलिडेटेड फ्रंट दे सकें रशिया को। और जो रशिया का एग्रेशन है वो सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित है। ऐसा ना हो कि वो पोलैंड में आ जाए, ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं रशिया जो धमकी देता रहता है कि यूके और फ्रांस और जर्मनी को भी वो टारगेट कर सकता है। और इसके सबसे बड़ी वजह है 2 डिफरेंट थॉट प्रोसेस। रशिया की एक अलग पॉलिसी है, यूरोप अलग दिशा में सोचता है। तो दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा है। और साथ में कॉमर्स एंड ट्रेड बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। ठीक है, लेकिन इस बीच आंखें तो एक दूसरे को वो लगातार दिखा ही रहे हैं। देखिए, इस बीच एक और जानकारी आपको दे दे, बुल्गारिया को मिला पहला F-16 फाइटर जेट। 2027 तक कुल 16 फाइटर जेट मिलेंगे। इस साल के आखिर तक 8 फाइटर जेट मिलने हैं बुल्गारिया।
तो बुल्गारिया में पहला F-16 फाइटर जेट, आखिर इसका मकसद क्या है, इसके मायने क्या है, ये आपको फटाफट समझाते हैं। तो मकसद क्या है, सोवियत युग के विमानों को बदलना, ये एक बड़ा मकसद है। बजट कितना रखा गया है, 2.4 बिलियन यूरो। 1989 के बाद सबसे बड़ा ये करार है। कुल मिलाकर कितने F-16 मिलेंगे, 16 F-16 मिलेंगे। 2025 में 8 विमान मिलने हैं और 2027 तक कुल और जो 8 विमान है, यानी कि कुल मिलाकर जो 16 विमान है 2027 तक सप्लाई हो जाएंगे। अब बड़ी बात क्या है, बुल्गारिया 20 साल से नेटो का सदस्य है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रक्षा को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है बुल्गारिया। बिल्कुल, ये सारी सिचुएशन हमें नजर आ रही है, यानी कि यूरोप के हर देश अपने आप को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। मनीष, इस खबर के अलावा भी अगर हम देखें तो जो बात ट्रंप ने कही थी नेटो के लिए, यूरोपीय देशों के लिए कि वो आत्मनिर्भर बने, उसमें क्या अमेरिका भी मदद करने की कोशिश कर रहा है या अपना ट्रेड देखने की कोशिश कर रहा है कि चलो मेरे हथियार बिकेंगे, ये अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अमेरिका बेसिकली इसमें हथियार बेच रहा है। वो बस यही तो कह रहा था कि केवल हथियार मैं क्यों रखूं, आप लोग हमसे हथियार खरीदो और अपने अपने पास रखो। बुल्गारिया को मान लीजिए कि 8 F-16 मिलेंगे, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे और सभी 30 कंट्री अगर अपने पास हवाई बेड़े लेकर रखेंगे तो वो रूस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि हुआ ये है कि बीते 3 साल में जब रूस और यूक्रेन के युद्ध हो रहे थे तो रूस के पास एक एडवांटेज था, उसके पास अपनी पूरी फाइटर जेट की एक तो बड़ी तादाद थी और साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम था। लेकिन यूक्रेन के पास काउंटर में ऐसा कुछ खास था नहीं। यही वजह है कि यूक्रेन उस तरीके से नहीं लड़ पाया। लेकिन जब यूरोप के साथ लड़ाई होगी तो मामला दूसरा होगा। यूरोप में कई देश हैं जिनके पास एक से बढ़कर एक फाइटर जेट है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो अमेरिका से F-16 के बेड़े खरीदते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी हवाई क्षमता बहुत मजबूत हो जाएगी और यही रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। इस बात को रूस समझ रहा है, रूस उसी हिसाब से तैयारी कर रहा है। जब आप रूस की तैयारी की बात करते हैं, देखिए रूस को ये पता है कि देर सवेर रूस वर्सेस नाटो होगा। ट्रंप आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन एक दिन अमेरिका और यूरोप मिलकर नाटो और रूस के बीच सीधी टक्कर होगी उस दिन। बिल्कुल, और ये आपने बहुत सही कहा मनीष की रूस भी ये बात देख रहा है, एक तरफ कैसे नाटो से अमेरिका हाथ खींचता, दूसरी तरफ नाटो जो सदस्य देश है उसके हाथ को और मजबूत करता है। एक और बड़ी खबर, दक्षिण चीन सागर में चीन का बहुत बड़ा प्लान। बेस पर चीन बढ़ा रहा विमानों की तैनाती। जियालाइशी एयरबेस पर तैनाती को चीन की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। और इस तैनाती का मतलब क्या है, वीके चतुर्वेदी सर, क्या समझ में आ रहा है इससे? चीन जो भी कुछ करता है जरूर कुछ सोच समझ के करता है और बेसिकली चीन का इस इलाके में ईरान के साइड में कोई ज़्यादा प्रभुत्व की बात नहीं है, लेकिन उसका जो ध्यान है वो इंडो पैसिफिक की तरफ है, तैवान की तरफ है और उधर वो जरूर अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता है। तैवान के अगेंस्ट वो जरूर चाहता है कि तैवान को एक दिन वो अपने साथ में मिला ले और उसका जितना भी डिप्लॉयमेंट वगैरह होगा इंडो पैसिफिक को नज़र में रखना है, क्योंकि वो उनके लिए एक KRA है, की रिजल्ट एरिया है। और बाकी थोड़ा बहुत डिप्लॉयमेंट जो वेस्टर्न फ्रंट की तरफ है, जो अगेंस्ट भारत की तरफ है, वो होता है। इसमें जो चीन का जो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, अगर वो कहें कि ईरान में, इजराइल में कोई ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो अभी मैं नहीं समझता है। तो चीन भी अपनी भूमिका अलग अलग वॉर जोन कह लीजिए, टेंशन जोन के लिए वहां पर बढ़ाता नजर आ रहा है। अपनी उपस्थिति महसूस कराने की कोशिश तो कर ही रहा है चीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।